स्क्रीन नजर आ रहा है सभी लोगों को? यस सर। यस। ठीक। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने एप्पल तक की सारी चीजें कंप्लीट कर ली थी। एप्पल आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जो भी डाउट एप्पल से रिलेटेड होगा आप लोग कभी भी पूछ सकते हो। आप लोग जो है उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा, जो एक्स्ट्रा पढ़ने का होगा, जो मेरे से छूट गया होगा, वो आप लोग बताते जाना, तो मैं उसको कवर करा दूंगा। मेजर क्रॉप है, बिल्कुल उसको हल्के में मत लेना। आप लोगों ने ऑलरेडी देखा एप्पल, पियर, पीच और उधर वॉलनट, इससे कितना क्वेश्चन आता है आप लोग पेपर वगैरह देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो वो चीजें आप लोग देखिए और कवर करते जाइए, उसको बिल्कुल खाली मत छोड़िए और ग्रुप में डिस्कस करिए। जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के एप्पल से रिलेटेड आज तक पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस को ग्रुप में भेजिए और डिस्कस कीजिए। ठीक है, और अप्रैल में आप लोगों का भी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगा, तो वो भी मैं आप लोग को फिर इन्फॉर्म करता हूँ। 2-4 दिन में काम स्टार्ट हो रहा है उसका। ठीक है, अब आप लोगों का आज हम लोग जो नया क्रॉप स्टार्ट करेंगे वो है आपका पियर। ठीक है, पियर आप सभी लोगों ने देखा होगा, पियर जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, नाशपत्ती भी कहते हैं, देखे हो? ठीक है, इसको अपन लगभग 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पियर अगर आप लोग इन जनरल देखे होंगे तो पियर ऐसा कुछ नजर आता है, पियर शेप्ड फ्रूट कहते भी हैं, है कि नहीं? लगभग आपका पियर जो है कुछ इस प्रकार नजर आता है। चलो पियर को एक काम करते हैं, अच्छे से देख ही लेते हैं सो दैट इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो मैं आप लोग को कवर करा सकूं। जैसे कि ये रहा आपका पियर। ठीक है, ये देखिए, ये फ्रूट आप लोग को नजर आ रहा होगा। ये जो फ्रूट आपको नजर आ रहा है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पियर या नाशपाती कहते हैं। अगर हम लोग पियर की शेप को देखें तो देख पा रहे होगे यह एक पर्टिकुलर पायरीफॉर्म शेप को मेंटेन कर रहा है। ये जो शेप आपको दिख रहा है ये कौन से शेप का दिख रहा है आपका? पायरीफॉर्म शेप का दिख रहा है। ठीक है, देख पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो पायरीफॉर्म किसे कहते हैं? पर यस पियर हमेशा पायरीफॉर्म शेप का नहीं होता है। याद रखेंगे, पियर जो है ऑन द बेसिस ऑफ अगर शेप बोलो तो पियर जो है 2 प्रकार का होता है। एक पियर होता है जो कि कौन से शेप का होता है, पायरीफॉर्म शेप का होता है, और दूसरा पियर क्या होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, राउंड शेप का पियर कहते हैं। जनरली जो यूरोपियन पियर होते हैं, यूरोपियन, अभी आप लोगों को मैं पियर बताऊंगा, पियर भी 2 प्रकार के होते हैं। जो यूरोपियन पियर होते हैं वो पायरीफॉर्म शेप के होते हैं, जबकि जो एशियन पियर है वो राउंड शेप के हैं। राउंड शेप कहने का मतलब कौन सा शेप? एप्पल का शेप। एप्पल जिस प्रकार से दिखता है ना वैसा ही आपका राउंड शेप में क्या नजर आता है, पियर, एशियन स्पीसीज। वहीं पे यूरोपियन कौन से शेप में नजर आता है, पायरीफॉर्म। तो पियर के टोटल कितने प्रकार के शेप हो गए बताइए? 2 दो। ठीक है, सिमिलरली पियर में एक एक ऐसे पियर होते हैं जिसमें ग्रिड सेल्स पाए जाते हैं और दूसरे ऐसे होते हैं जिसमें ग्रिड सेल नहीं पाए जाते। अब एक बात बताओ, आप लोग सब पियर खाए होंगे, सभी लोगों ने पियर खाया हुआ है ना? तो जब यस आप लोग यस जो है पियर खाते हैं तो पियर में जब खाते हो तो दांत के बीच में कुछ कंकड़ टाइप का महसूस होता है, एकदम सॉफ्ट कंकड़ टाइप का। खाते हो और दांत के बीच में आता है दाना नो दाना सर डला हो जैसा कि, यस सर है ना? सीट टाइप से यस सर। सर। हाँ, उन्हीं सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिड सेल्स कहते हैं। तो कुछ वैरायटी ऐसी होती है जिसमें ये ग्रिड सेल्स पाए जाते हैं और कुछ में नहीं पाए जाते। इसीलिए जब आप लोग वैरायटी पढ़ते हो तो आप लोग देखते हो कि फ्री फ्रॉम ग्रिड सेल्स कौन कौन से हैं, ऐसे करके वैरायटी पढ़ते हो ना, उसमें लिखा होगा कि ये पर्टिकुलर वैरायटी फ्री फ्रॉम ग्रिड सेल। पढ़े हो ये चीज, यस सर यस सर। है ना? तो वो जो ग्रिड सेल की जो बात आती है ना वो यही है। जैसे कि बोस वैरायटी को आप देखोगे तो बोस वैरायटी में आपको ग्रिड सेल नजर आएंगे। ठीक है, पर इसमें और एक, ठीक है, पर इसी में अगर आप जो है फ्लेमिश ब्यूटी करके एक वैरायटी देखते हो तो ये जो फ्लेमिश ब्यूटी वैरायटी है इसमें आपको ग्रिड सेल नजर नहीं आते हैं, ये फ्री फ्रॉम ग्रिड सेल्स है। ठीक है, तो ये जो ग्रिड सेल का होना या ना होना ये इसी चीज को इंडिकेट करता है कि उसके बीच में वो दाना दाना टाइप का जो मटेरियल है वो है कि नहीं है। तो ग्रिड सेल क्लियर है आप लोगों को? यस सर यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर तो पियर हमको 2 प्रकार के पियर अपने को समझ में आए, एक ऑन द बेसिस ऑफ शेप राउंड एंड पायरीफॉर्म, उसके अलावा कुछ में ग्रिड सेल होते हैं कुछ में नहीं होते। अब सर एक उसके बाद बार आप आता है बता दी सर, हम सुन नहीं पाए थे सर। पियर में जो आपका जो ग्रिड सेल होता है ना, आप लोग जब पियर खाते हो तो पियर के अंदर में पल्प में जब खाते हो तो कुछ एक पर्टिकुलर दाना दाना जैसा महसूस होता है जब आप खाते हो तो दांत यस के बीच में सर। जब आप, हाँ, उसी को ग्रिड सेल यस सर। कहते हैं। तो कुछ वैरायटी में होता है कुछ में नहीं होता है। जैसे कि फ्लेमिश ब्यूटी जो वैरायटी है
ये फ्री फ्रॉम ग्रिड सेल होता है, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो पियर का अगर आप ओरिजिन देखोगे तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन अगर आप देखो पियर को, तो पियर मेनली दो जगह पे ओरिजिनेटेड है, ठीक है। एक आपका एशिया कॉन्टिनेंट में ओरिजिनेटेड है और दूसरा यूरोप में ओरिजिनेटेड है, ठीक है। जो यूरोप में ओरिजिनेटेड है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, यूरोपियन पियर कहते हैं। और एशिया मतलब क्या हुआ, एशिया माइनर या चाइना, मेनली अगर आप कहो तो चाइना, जो हमारा चाइना या एशिया के सेंट्रल एशियन पार्ट में जो ओरिजिनेटेड है उन स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं, एशियन पियर कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पियर कितने प्रकार के हुए टोटल, दो प्रकार, दो ठीक है। टाइप्स। एक हो गए एशियन पियर और दूसरे क्या हो गए, यूरोपियन पियर, यूरोपियन। ठीक है। अब इस एशियन पियर के अंतर्गत भी बहुत सारे स्पीसीज आते हैं, यूरोपियन पियर के अंतर्गत भी बहुत सारे स्पीसीज आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन जो है इनके बीच में डिफरेंस बनाए तो एक साइड अपन लिख लेते हैं यूरोपियन पियर और दूसरे साइड हम लोग लिख लेते हैं एशियन पियर। इसको बहुत अच्छे से समझना, ये काम की चीज है। यूरोपियन पियर को सबसे पहले यूरोपियन पियर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका ओरिजिन कहाँ है, यूरोप, और इनका ओरिजिन कहाँ है, जनरली चाइना या सेंट्रल एशिया, मतलब एशिया में ओरिजिनेटेड, इसलिए इसे हम लोग एशियन पियर कहते हैं, और वो उसका यूरोप में इसलिए यूरोपियन पियर कहते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है, जनरली ये कौन से शेप के होते हैं, पायरीफॉर्म शेप के होते हैं यूरोपियन पियर, जबकि एशियन पियर जनरली कौन से शेप के होते हैं, राउंड शेप के। क्लियर है यहां तक, यस सर। ठीक है। तीसरा चीज क्या है कि ये जो यूरोपियन पियर है, अब एक बात बताओ, आप एशिया को इमेजिन करो, किसी भी यूरोपियन कंट्री को इमेजिन करो, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, पिक्चर देखिए हो, यस सर। शाहरुख खान और वो काजोल कहाँ जाती है घूमने, यूरोप, बोलते हैं ना, हाँ। और वो पूरा यूरोप ठंडा जगह है, देखते हो कितनी सारी यस मूवीज सर। यूरोप में शूट होती है, पहले तो बहुत ज्यादा होती थी, वो सब देखते हो ठंडा, मतलब कहीं ना कहीं यूरोप एक कोल्ड प्लेस है। और ऑब्वियसली आप जब जो है उसको अर्थ के लेटीट्यूड में देखते हो तो यहाँ आसपास यूरोप बैठता है, तो ये तो आपका यहाँ पे सनलाइट प्रॉपरली पहुंचता ही नहीं, तो यूरोप कहीं ना कहीं एक ठंडा जगह है। तो यूरोप अगर ठंडा जगह है मतलब वहां जो पौधे डेवलप होते हैं वो ठंड के लिए रेजिस्टेंट होते होंगे या ससेप्टिबल होते होंगे, रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट, कहीं ना कहीं उनमें ठंड को डेवलप करने की कैपेसिटी होती होगी ना, ठंड को बियर करने की, कंपेयर टू एशिया। एशिया उतना ठंडा नहीं है जितना यूरोप है ना। तो ये जनरली क्या होते हैं, कोल्ड हार्डी होते हैं, और ये क्या होते हैं, लेस कोल्ड हार्डी होते हैं। क्लियर है, आपको रटना नहीं है, चीजें आपके दिमाग से क्लियर होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर यूरोप में ठंड ज्यादा पड़ती है तो बर्फबारी भी लंबे समय तक होती होगी, है कि नहीं, यस सर। जबकि हमारे एशिया में कम समय तक बर्फबारी होती होगी। अब मान के चलो हमारे यहाँ अगर नवंबर से फरवरी बस में अगर हो रहा है तो वहां हो सकता है अक्टूबर से मार्च तक होता होगा, ये हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं जो कोल्ड का स्ट्रेस है वो यूरोपियन एरिया के लोग ज्यादा झेलते हैं कंपेयर टू एशियन पियर। अब ये ठंड के सीजन में कोल्ड से बचने के लिए पौधे के अंदर कौन सा मैकेनिज्म डेवलप किया गया है, डोरमेंसी। और डोरमेंसी कब टूटती है, चिलिंग होने पर। अब एक बात बताओ, डोरमेंसी तोड़ने के लिए चिलिंग रिक्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्या क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे, याद करो। आप लोगों ने एंडोडोरमेंसी पढ़ा है ना, क्या है, क्यों करते हैं, ताकि उस लंबे ठंड के सीजन में जो फ्लक्चुएटिंग क्लाइमेट है, बीच में ठंड फिर गर्मी, ठंड की गर्मी है, ठंड आ जाता है फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर ठंड आ जाता है फिर नॉर्मल, उस कंडीशन में प्लांट ग्रो ना कर जाए करके एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ चिलिंग रिक्वायरमेंट या चिलिंग आवर का रिक्वायरमेंट रखा हुआ है प्लांट ने, ये चीज हमने डिस्कस किया है कई बार, है ना। तो जहां ठंड का सीजन लंबा है वहां ऑब्वियसली ये फ्लक्चुएशन वाला टाइम भी लंबा होगा कि नहीं होगा, होगा सर। जहां फ्लक्चुएशन वाला टाइम लंबा है वहां ज्यादा चिलिंग रिक्वायरमेंट लगेगा, या जहाँ कम है वहां ज्यादा समय तक के लिए चिलिंग रिक्वायरमेंट मांगेगा पौधा, फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली अब आप लोग उस हिसाब से मेरे को एक बात बताओ कि यूरोपियन पियर का चिलिंग रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा या एशियन पियर का, यूरोपियन। यूरोपियन जाना चाह रहा था क्योंकि यूरोप में लंबे समय तक ठंड पड़ती है और वहां का ठंडा
ज्यादा है तो पौधा उस पर्टिकुलर क्लाइमेट से बचने के लिए क्या करता है, चिलिंग रिक्वायरमेंट ज्यादा रखता है। ठीक है, ये किसी बुक में मेंशन है नहीं है पता नहीं, मेरे को जितना समझ में है मैं उस हिसाब से बता रहा। आप जनरली देख लेना, जितनी हाई चिलिंग वेराइटीज है वो यूरोपियन टाइप की है, तो जनरली इनका जो चिलिंग रिक्वायरमेंट होता है वो जो है हाई होता है, और इसका उसके कंपैरिजन में लेस चिलिंग रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, आप लोग एग्जांपल के तौर पे देखो, एक वैरायटी आपने पढ़ा होगा बार्टलेट, पढ़े हो? यस इसका सर। चिलिंग रिक्वायरमेंट यस है सर। 1500 घंटे का। यस। वहीं पे एक और वैरायटी पढ़े हो जिसे कहते हैं पत्थरनाक, है ना, इसका है 150 घंटे का। 150 घंटे। ये एशियन 150। वैरायटी है और ये यूरोपियन वैरायटी है। अंदाजा लग पा रहा है? उनके रिक्वायरमेंट्स वैसे हैं, वो वैसी जगहों में डेवलप हुआ है। हमेशा देखना, किसी भी चीज का अगर कारण खोजना है तो उसके ओरिजिन में जाओ, उसका अस्तित्व कहाँ से बना है वहां जाओ, आपको हर एक चीज का कारण मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? यस यस सर। ठीक, एक लास्ट पॉइंट और है। आप लोग को याद होगा कि हमने कई अलग अलग टाइप की चीजें पढ़ी। ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसका विथ मेच्योरिटी एसिडिटी बढ़ता है जबकि हर फ्रूट का घटता है? बनाना। 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 बनाना सर। ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसको तोड़ने के बाद ही पकाया जा सकता है? एवोकाडो। एवोकाडो। अवाकाडो। ऐसा कौन सा फ्रूट है जो ना ही क्लाइमेट्रिक है ना ही नॉन क्लाइमेट्रिक है? कीवी। कीवी फ्रूट। और एक चौथा फ्रूट पढ़े थे, ऐसा और कौन सा फ्रूट है जिसको अगर तोड़ के पकाया जाए तो फ्लेवर बेटर डेवलप होता है? पियर। पियर है सर। पियर। पियर दो प्रकार के हैं, यूरोपियन और एशियन। यूरोपियन पियर जो होता है, इसको याद रखेंगे, इसको हार्वेस्टिंग पिक्ड प्रियोर टू फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी, फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी से पहले ही इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। मतलब ये जब हार्ड और ग्रीन कलर का हो तब इसे हम लोग क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। कभी भी इसको प्लांट में राइपन होने नहीं दिया जाता। डू नॉट, नॉइस आ रहा है क्या बहुत ज्यादा, बैकग्राउंड नॉइस? नो सर। नो सर। ठीक, डू नॉट अलाउड टू राइपन ऑन ट्री। याद रखेंगे, वो एवोकाडो तो पकता ही नहीं है फ्रूट में, ये पक सकता है लेकिन इसको पकने दिया नहीं जाता, इसे हम पकने से पहले ही हार्वेस्ट कर लेते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर इसे हम लोग जो है क्या बोलते हैं, ट्री में राइपनिंग होने देंगे, अगर ट्री में ये राइपन होता है तो उसमें क्या होता है, फ्रूट के अंदर के जो इंटरनल टिश्यूज हैं, मतलब पल्प वाला जो पोर्शन है, गूदा वाला जो पोर्शन है, इंटरनल टिश्यू क्या हो जाता है, ब्राउन पड़ जाता है, भूरा पड़ जाता है, टर्न ब्राउन एंड ब्रेक डाउन। मतलब क्या होता है कि अगर आप जो है फ्रूट में इसे पकने दोगे, फ्रूट को ट्री में पकने दोगे, तो ट्री में क्या हो जाएगा, इंटरनल ब्रेकडाउन की समस्या आएगी और फ्रूट की क्वालिटी खराब हो जाएगी। इसीलिए जो यूरोपियन पियर होते हैं उसको हम लोग जो है राइपनिंग से पहले ही हार्वेस्ट कर लेते हैं। ऐसे ही पपीता में हमने पढ़ा था, हार्वेस्टिंग जो है ग्रीन स्टेज में ही कर लेना चाहिए, या जब वो मेच्योर हो जाए पकने नहीं देना चाहिए, नहीं तो बर्ड का अटैक होता था उसमें, याद है? यस सर। यस सर। हाँ, तो यूरोपियन सर पियर ये की खासियत क्या है? हाँ बोलिए। सर टर्पिन क्या लिखा सर इसके नीचे, इनिशियली टिश्यू। इंटरनल टिश्यू टर्न ब्राउन एंड ब्रेक डाउन। इंटरनल ब्रेकडाउन हो जाता है अगर ट्री में राइपन करते हैं, तो ट्री में पकने देते हैं तो उसमें इंटरनल ब्रेकडाउन की समस्या आ जाती है। ठीक है, ओके सर। जबकि जो एशियन पियर है इसमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसको जो है हम लोग जो है आराम से ट्री में राइपन होने देते हैं, विल राइप नॉर्मली, ये नॉर्मली पकता है। लेकिन यूरोपियन टाइप के फ्रूट जो होते हैं उसको हम नहीं करते। तो अगर क्वेश्चन है कि इसको मेच्योरिटी में हार्वेस्ट कर लेते हैं, सेकंड स्टेज में हार्वेस्ट कर लेते हैं, या कि इसको राइपनिंग होने नहीं देते हैं पौधे में, तो आप यूरोपियन पियर या पियर होगा तो पियर को एज एन ऑप्शन टिक कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? सर लास्ट में क्या लिखा है? किसमें, ये वाले में? यस। ये नॉर्मली नॉर्मली पकेगा, इसमें ये जो समस्या आ रही है ये समस्या एशियन पियर में नहीं आती है। सर क्लियर है? यूरोपियन। यूरोपियन में अगर ट्री में पकाते हैं तो इंटरनल टिश्यू भूरे पड़ जाते हैं, ब्रेक डाउन आ जाता है, ऐसा लिख लीजिए अपने शब्दों में, इंटरनल ब्राउनिंग की समस्या आती है। ठीक है, मैं लिखा हूँ वही लिखने की जरूरत नहीं, आप जो समझते हो वो लिखो। ये तो मैं एक फ्लो चार्ट आप लोगों को हिंट देने के लिए बस लिखता हूँ, आपको ये लिखना नहीं है, आप जो समझ रहे हो वो लिखना है आप सब लोगों को। ठीक है, सर ये जो मतलब यूरोपियन में उसमें सेकंड स्टेज ऑफ ग्रोथ में हार्वेस्ट करता है, यही होगा ना? हाँ हाँ। हाँ ओके सर।
ओके चलिए, अब हम लोगों ने एप्पल के शेप एंड साइज के बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ा सा एप्पल के फ्लावर को देख लेते हैं। तो अगर आप लोग एप्पल के फ्लावर को देखोगे तो लगभग व्हाइट कलर के फ्लावर होते हैं इसमें, ठीक है। और इसका भी जो ओवरी होता है, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। हमने जैसा कि एप्पल में देखा था, याद है? सर आप ऐसे एप्पल का है करके, बोल रहे हैं? हाँ, क्योंकि एप्पल का ही एग्जांपल दे रहा ना। देखिए, जैसा कि एप्पल में हम लोगों ने देखा था कि 1 2 3 4 5 कार्पल वाला स्ट्रक्चर था, याद है? यस सर। वैसा ही 5 कार्पल वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। मैं आप लोग को बोला था ना, जैसा एप्पल है एज इट इज पियर और क्वींस और लोकवार्ड चलेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा उसमें। तो देखो, वैसा ही पेंटाकार्पिलरी स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी ओवरी में 5 कार्पल, ये जो है क्या होते हैं, 5 कार्पलेट होते हैं। कैसे? एज एप्पल। एप्पल के जैसे ही 5 कार्पल वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे भी फूल में देखने को मिलता है। आप लोगों ने देखा था कि उसमें जो आपका ये थैलेमस के अंदर में ये ओवरी था, हम लोगों ने पढ़ा था ना, यस सर। याद है? हाइपेंथियम एक स्ट्रक्चर बनाया था। यहाँ पे भी ये ओवरी किसके अंदर रहेंगे? हाइपेंथियम के अंदर रहेंगे। जैसे एप्पल में 5 अंदर में सेगमेंट्स डेवलप हुए थे, पूरा एज इट इज स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो इसमें भी फूल जो है सेम एप्पल की तरह होते हैं, याद रखना। ये किसका कैरेक्टर है? ये पोमोइडी सब फैमिली का कैरेक्टर है। तो इसके अंदर जितने भी आते हैं उन सब में ये कैरेक्टर पाया जाएगा, ठीक है। तो फ्लावर क्लियर है इसका, एप्पल इसका क्या नाम है, पियर का। यस सर। यस सर। अगर इसके इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस को कॉरिम्ब कहते हैं, याद रखना। कॉरिम्ब या कॉरिम्बोस जो आप पढ़ते हो, कॉरिम्ब है। इसमें लगभग 5 से 7 फ्लावर होते हैं। 5 से 7 फ्लावर का झुंड होता है इसका इन्फ्लोरेसेंस, जिसे हम लोग कॉरिम्ब कहते हैं। इसमें भी जो आपके स्पर होते हैं उसमें टर्मिनल, या एक काम करो, इसमें भी क्या पाए जाते हैं? टर्मिनल मिक्स्ड बड पाया जाता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्लावरिंग जो है इसमें 2 ईयर ओल्ड वुड में आती है। कितने साल पुराने में आती है? 2 ईयर ओल्ड वुड में आता है, ठीक है। या फिर स्पर में 2 ईयर ओल्ड वुड या फिर 1 ईयर ओल्ड स्पर में फ्रूटिंग आएगी। और ये एक बार जो फ्रूटिंग आ गई, जैसे कि नॉर्मली मैंगो या एप्पल में क्या होता है, एक बार फ्रूटिंग आ गई फिर नेक्स्ट ईयर उसमें फ्रूटिंग नहीं आता, फिर उसके बाद दूसरे स्पर में आता है, या 2 साल तक आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। इसमें एक बार जो स्पर में फ्रूटिंग आ गई, वो लगभग 6 से 7 साल तक फ्रूटिंग दे सकता है, 6 से 7 साल तक। तो जो स्पर की प्रोडक्टिविटी होती है 1 ईयर ओल्ड में आएगी, और एक बार फ्रूटिंग आना चालू हो गया तो वो लगभग कितने साल तक? 6 से 7 साल तक। तो स्पर की प्रोडक्टिविटी कितने साल तक जाती है? 6 to 7 ईयर्स। मतलब समझ रहे हो, 6 से 7 साल तक आपको टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं है। उस हिसाब से उम्मीद करते हो इसमें प्रूनिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती होगी क्या? नो सर। नो सर। तो ये चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है? ऐसे ही अगर हम लोग इसकी पॉलिनेशन की बात करें, कुछ पूछ रहे हैं क्या? नो सर। तो ओके, क्रॉस पॉलिनेटेड होता है, हनी बी ही इसमें पॉलिनेशन करती है, कोई नया बात इसमें है नहीं, ठीक है। इसमें भी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है, कौन सी? गैमीटोफाइटिक। जिनको जिनको इनकम्पेटिबिलिटी में कोई डाउट होगा, वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, जहां तक आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। क्लासिफिकेशन वाले सेक्शन में डला हुआ है। गैमीटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है। क्लियर है यहाँ तक? फ्लावरिंग पूरा क्लियर है? यस यस सर। ठीक। अगर इसके फ्रूट की बात करें तो फ्रूट का हमने शेप देख लिया, पायरीफॉर्म भी है और दूसरा राउंड भी है। राउंड। दूसरा इसमें ग्रिड सेल्स पाए जाते हैं। ग्रिड सेल्स क्या होते हैं? क्लियर हो गया। तीसरा, प्रोमिनेंट लेंटी सेल्स पाए जाते हैं। प्रोमिनेंट यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में लेंटी सेल्स पाए जाते हैं। ये क्या होता है? आप लोगों ने पियर देखा होगा तो उसमें ब्राउन ब्राउन कलर का ऐसा स्पॉट देखते हो, खूब सारा ऐसा छोटा छोटा स्पॉट रहता है, ब्राउन 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 ब्राउन। नाशपाती में देखी होगी, यस सर। यस सर। है ना, जो शुरुआत में ग्रीन कलर के होते हैं, बाद में ब्राउन कलर के हो जाते हैं। इनका ब्राउन होना भी अपने आप में एक मेच्योरिटी इंडाइस है। इसे क्या कहते हैं? ये जो ब्राउन ब्राउन स्पॉट होता है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं?
लेंटिसेल्स कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा पीयर में पूरा ये लेंटिसेल्स मौजूद होता है, देखिए हो ना सभी लोग। यस सर। तो ये जो लेंटिसेल्स होते हैं ना, इनका काम क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज। क्या काम होता है, गैसियस एक्सचेंज। टिश्यू और एटमॉस्फेयर के बीच में गैसियस एक्सचेंज करने का काम कौन करता है, ये लेंटिसेल्स। तो ये लेंटिसेल्स पीयर में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से फ्रूट में लेंटिसेल्स प्रोमिनेंट मात्रा में पाई जाती है, ठीक है, या प्रोमिनेंट है ऐसा। ठीक है, ग्रोथ कर्व की बात करोगे तो ये भी सिंगल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व होगा। एडिबल पार्ट इसका भी क्या होगा, थैलेमस होगा। एकदम स्पेसिफिक पूछना होगा तो हो सकता है हाइपेंथियम शब्द का उपयोग करे, एक ही बात को बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो हाइपेंथियम या फिर थैलेमस ही इसका एडिबल पार्ट होगा, याद रखेंगे। फ्रूट क्लियर है? यस सर। ओके, सभी लोगों को समझ में आया? और कोई डाउट वगैरह है कि आप लोगों को यहाँ तक? मैं तब तक एक बार इसका ग्रोथ कर्व में अगर कुछ और खास होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, तो ये लेंटिसेल्स को याद रखना। ये लेंटिसेल्स जो होते हैं वो स्टार्टिंग में ना व्हाइट कलर के होते हैं जब इमेच्योर होते हैं, और यही लेंटिसेल्स जो है ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं जब ये मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉर्क सेल वगैरह का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। जो आपका यूरोपियन पियर है, ग्रोथ कर्व में एक चीज याद रखना, जो यूरोपियन पियर है उसमें हमने क्या पढ़ा, अगर आप इसको पेड़ में पौधे में पकाएंगे तो इसमें क्या हो जाता है, क्या प्रॉब्लम आता है, इंटरनल इंटरनल ब्रेकडाउन। इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। थर्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो है वो इसमें नहीं पाया जाता, डज नॉट, थर्ड स्टेज ऑफ ग्रोथ डज नॉट अकर, ठीक है। थर्ड स्टेज नहीं होता है, तो किसमें नहीं होता है करके क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना लोगे इस चीज को सभी लोग? यस सर। यस सर। कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना? नो सर। ठीक। नो सर। तो ये चीज आपको बेसिक इसके बॉटनी में जानना था, फ्लावर और फ्रूट में और पॉलिनेशन में। लगभग चीजें फ्लावरिंग से रिलेटेड आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी लोगों को? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। ठीक है, मैं आप लोग को कुछ यूरोपियन पियर, अच्छा डिफरेंस वाले कॉलम में ये चीज ऐड कर लो, मैं फ्लो में बताना भूल गया। इसके कुछ एग्जांपल्स नोट कर लो। अगर जैसे हम लोग अगर यूरोपियन पियर की बात करते हैं तो यूरोपियन पियर में आता है पायरस कम्युनिस, यही बॉटनिकल नेम पढ़ते हो ना आप लोग पियर का वो यूरोपियन पियर में आता है। ऐसे ही आता है पायरस निवेलिस, ये यूरोपियन पियर का एग्जांपल है। वहीं पे एशियन पियर की बात करेंगे तो पायरस पायरीफोलिया, PYRIFOLIA, इसी को ही एशियन पियर भी कहते हैं। वहीं पे आता है पायरस उसुरेंसिस, ठीक है, पायरस कोहिनी, ये सब जो है एशियन पियर के एग्जांपल है। अभी आगे और लिखाऊंगा पर आप लोग यहाँ पे भी लिख ले रहा हो तो अच्छी बात है। पायरस बिटुलिफोलिया, ये सब एशियन पियर के एग्जांपल हैं। बहुत सारे स्पीसीज याद करने पड़ेंगे टेम्परेट क्रॉप में, ठीक है। ठीक, तो यूरोपियन पियर और हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं? सर थर्ड वाली। थर्ड वाली उसुरेंसिस, USSURENSIS। तो क्लियर हुआ सभी लोगों को यहाँ तक की चीजें? यस सर। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा पियर में आते हैं। पियर का एक कॉम्पिटिटिव कुछ पॉइंट्स मैं आप लोग को नोट कराता हूँ, फिर एक्सप्लेन करूंगा, अदरवाइज थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो अगर हम लोग पियर क्रॉप की बात करें तो पियर क्रॉप का बॉटनिकल नेम आप क्या लिखते हैं, पायरस कम्युनिस। आप देख पा रहे हो कि इसका जीनस प्रूनस नहीं है, तो नॉन प्रूनस जीनस में ये सवाल पूछा जा सकता है। जो बच्चे सीईटी छत्तीसगढ़ का देने वाले हैं 2018 में ऑलरेडी ये सवाल पूछा गया कि इन चारों में से किसका जीनस प्रूनस नहीं है, और आंसर पियर था। तो याद रखेंगे, देख रहे हो पायरस जीनस से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पायरस कम्युनिस, ठीक है। ऐसे ही ये कौन सा है आपका, यूरोपियन पियर। पियर हमने देखा दो प्रकार का होता है। दूसरा एक पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं पायरस पायरीफोलिया। ये क्या है, इसे हम लोग एशियन पियर या जापानीज पियर या फिर ओरिएंटल पियर कहते हैं,
ठीक है, याद रखेंगे। फैमिली क्या है, तो फैमिली आपकी हो जाती है रोजेसी। सब फैमिली क्या है जी, पोमोइड। पोमोइडी। पोमोइडी। पोमोइडी, मोड या फिर या और नाम से मेलोइडी। जाना जाता है मेलोइडी। मेलोइडी। पोमोइडी या मेलोइडी सब फैमिली हो गया, रोजेसीस की फैमिली हो गई। क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 34, और अगर ट्रिप्लॉइड है तो 51, और टेट्राप्लॉइड है तो 68 तक जा सकता है, पर ये दोनों रेयर है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ओरिजिन वही है, डिपेंड करता है कहाँ है। इसका चाइना ओरिजिन है, जबकि उनका पूरा यूरोप आ जाता है। ठीक है, तो ओरिजिन भी आप जो है विथ स्पीसीज चेंज कर सकते हो, ओवरऑल चाइना आप टिक कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक। अब देखो इसमें से क्या होता है आपका, जो ये नोट करते जाइए ना, मैं भी कॉम्पिटेटिव पॉइंट लिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद फिर एक बार स्पीसीज बताऊंगा। तो देखो, अगर हम लोग जो है पियर की बात करें, तो पियर से एक अल्कोहलिक बेवरेज बनता है, क्या बोलते हैं उसे? पेरी। पेरी। पेरी सर। पेरी। ठीक है, पियर से एक अल्कोहलिक बेवरेज बनता है जिसे हम कहते हैं पेरी। ये पेरी एक पर्टिकुलर स्पीसीज से बनता है जिसे कहते हैं पायरस निवेलिस। इसे हम लोग जो है सैंड पियर, सॉरी स्नो पियर भी कहते हैं। याद रखेंगे, स्नो पियर करके एक स्पीसीज है पायरस निवेलिस, इससे बनाया जाता है अल्कोहलिक बेवरेज। इस फ्रूट को गिफ्ट ऑफ गॉड भी कहते हैं, लिखते जाइए। ठीक है, गिफ्ट ऑफ गॉड भी कहते हैं। यहां तक हो पाया? यस। इसमें जो है स्पीकर इसका क्या जो है? फैलाव, थोड़ा पीछे करिए। स्लाइड में। गिफ्ट ऑफ गॉड, पायरस निवेलिस, स्नो पियर, अल्कोहलिक बेवरेज पेरी बनाते हैं पियर से। ठीक है, अब आप लोग अगर देखोगे तो पियर का कल्टीवेशन एप्पल से ज्यादा वाइड एरिया में फैला हुआ है। आप देखोगे कि टेम्परेट इलाके जैसे कि हिमाचल प्रदेश, वहां पे भी होता है, और यहीं पे सब ट्रॉपिकल के जो ठंडे इलाके हैं, बिहार, आपका यूपी, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में मेन पार्ट, जितना आसानी से एप्पल नहीं हो पाता, उससे कहीं ज्यादा आसानी से पियर ग्रो हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, है ना? ऐसा यस सर। इसलिए होता है क्योंकि पियर में बहुत ज्यादा वेरिएशन अवेलेबल है। पियर में हर प्रकार की वैरायटी है, कई सारी वैरायटी ऐसी है जिनकी रिक्वायरमेंट हाई चिलिंग रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हाई चिलिंग आवर रिक्वायरमेंट है कुछ वैरायटी की, जैसे कि 1500 घंटे की रिक्वायरमेंट है बार्टलेट। यानी कि ये जितने हाई चिल वैरायटी वाले वैरायटी हैं, इनको हम लोग हाई हिल्स, यानी कि ऊंचे जो पहाड़ी इलाके हैं वहां के लिए सुटेबल है। अब एप्पल में भी यही प्रॉब्लम था, हाई हिल्स के लिए तो हमारे पास वैरायटी थी, लेकिन लोअर वैरायटी, लोअर हिल्स के लिए लो चिलिंग रिक्वायरमेंट वाली वैरायटी नहीं थी। लो चिलिंग रिक्वायरमेंट वाली वैरायटी की कमी है किसमें? एप्पल में भी खोजा जा रहा है। लेकिन हमारे पास पियर में देखें तो 150 घंटे का मात्र चिलिंग रिक्वायरमेंट रखने वाला पत्थरनाक जैसा वैरायटी अवेलेबल है, जिसके कारण इसको हम लोग जो है लो हिल्स या लोअर एल्टीट्यूड वाले एरियाज में भी ग्रो कर सकते हैं। समझ पा रहे बोलना क्या चाह रहा हूं मैं? कि पियर में वेरिएशन एप्पल से ज्यादा है, क्योंकि पियर में एप्पल की चिलिंग रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होने के कारण उसको लोअर एल्टीट्यूड वाले एरिया में ग्रो नहीं कर सकते। जबकि पियर में हमारे पास हाई चिलिंग वैरायटी से लेके लो चिलिंग वैरायटी तक है, 150 से लेके 1500 तक, 300, 400, 500, 600 हर चिलिंग रिक्वायरमेंट का वैरायटी अवेलेबल है। इसके कारण इसका जो ग्रोथ है या इसका जो कवरेज है एरिया, वो बहुत ज्यादा है। ये बहुत लंबे चौड़े एरिया में कल्टीवेट किया जाता है। आपको हर इस मतलब बहुत सारे स्टेट्स में इसका कल्टीवेशन मिलेगा, जबकि एप्पल का लिमिटेड स्टेट्स में कल्टीवेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि ये ग्रोज इन बोथ कंडीशन, ये दोनों ही कंडीशन में ग्रो कर सकता है। जैसे कि कौन कौन से कंडीशन में ग्रो कर सकता है? ये जो है आपका टेम्परेट में भी ग्रो कर सकता है। टेम्परेट में कौन ग्रो करेंगे? हाई चिल वाले। वहीं पे ये सब ट्रॉपिकल कंडीशन में भी ग्रो कर सकता है। सब ट्रॉपिकल बोला मतलब राजस्थान में ग्रो होगा क्या सर करके मत बोल देना, कूल सब ट्रॉपिकल एरिया में। ठीक है, क्लियर है? यस। इसी में आपका फर्स्ट ट्रांसजेनिक पौधा बना था फ्रूट में, फर्स्ट ट्रांसजेनिक फ्रूट प्लांट है ये। ठीक है, एक वैरायटी थी जिसे कहते हैं पासे व्रसाने। ठीक है, क्या वैरायटी है? पासे व्रसाने करके एक वैरायटी है। इसमें हमने एक जीन को इंक्लूड किया था। कौन सा जीन? एटेसीन वैरायटी, याद है? ATTE, शॉर्टकट में से ATTE कहते हैं, इसका नाम है
अटेसीन जीन अभी एप्पल में भी पढ़ा था अगर याद होगा तो, है ना। यस सर। यस सर। अटेसीन जीन को हमने जो है सिल्क मोथ से निकाले थे ना, फ्रॉम, ये बंद कर लीजिए माइक। आशुतोष किसका है ये, किसके साथ यूज कर रहा है। सर सुफियान का है। सर थोड़ा नीचे सुफियान, करिए। सुफियान ने, हाँ ठीक। तो ये जो आपका जो एक जाइंट सिल्क मोथ करके ऑर्गेनिज्म है, इससे हमने एक जीन निकाला था अटेसिन जीन, और इसको निकाल के हमने एक वैरायटी में डाला, और उस वैरायटी का नाम क्या डाल दिया, पासेव्रसानी। इससे क्या मिला अपने को, फायर ब्लाइट के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी। किसके लिए मिला, फायर ब्लाइट, जो कि किसके द्वारा कॉज होता है, अर्बेनिया एमाइलो वोरा। उससे रेजिस्टेंट जीन बनाने के लिए हमने ट्रांसजेनिक फ्रूट प्लांट का डेवलपमेंट किया था। क्लियर है यहाँ तक। सर Yes. एक बार बता दी सर जी, ऊपर क्या लिखा फर्स्ट ट्रांसजेनिक। फर्स्ट ट्रांसजेनिक फ्रूट क्रॉप है पियर। पियर में वैरायटी कौन सी थी, पासेव्रसाने करके एक वैरायटी थी। इसमें हमने अटेसिन जीन को सिल्क मोथ से निकाला और इस वैरायटी में डाल दिया, तो इसमें क्या हुआ, फायर ब्लाइट रेजिस्टेंस आ गया। यही बोलना चाह रहा, ठीक है। ओके सर। थोड़ा नीचे करिए। इसमें सभी सभी अमीनो एसिड पाए जाते हैं एक्सेप्ट ट्रिप्टोफेन। लिख लीजिए, इसमें ट्रिप्टोफेन बस नहीं पाया जाता, बाकी सारे अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। क्लियर है, सारे अमीनो एसिड पाए जाते हैं, केवल और केवल ट्रिप्टोफेन नहीं पाया जाता है, याद रखेंगे। बहुत ज्यादा मात्रा में पेप्टिन भी पाया जाता है। बोलिए। क्या, जो फर्स्ट है वो फायर है। आवाज कट रही है, देखो मैं बता दे रहा हूं। इसमें सभी अमीनो एसिड पाए जाते हैं एक्सेप्ट ट्रिप्टोफेन, मतलब ट्रिप्टोफेन को छोड़ के बाकी अमीनो एसिड इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। पेक्टिन भरपूर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। क्लियर है। यस सर। ओके। सर वैरायटी में ना। कौन, नहीं नहीं, पूरे पियर क्रॉप की बात कर रहा हूँ। ओके सर। ओके। इसमें सर एक क्वेश्चन आ सकता, हाँ बोलिए। वो वैरायटी का स्पेलिंग बता दीजिए ना प्लीज। पास से PASSE, व्रसाने VRASSANE, ठीक है, पासे व्रसाने। इंडिकेटर ऑफ पिकलिंग मेच्योरिटी, मेच्योरिटी के लिए कौन से इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक केमिकल कंपाउंड बनता है हेक्साइल एसीटेट। इसका प्रेजेंट होना ये बताता है कि हाँ अब इसे अचार बनाने लायक ये फ्रूट क्रॉप जो है हो गया है। तो इंडिकेटर ऑफ पिकलिंग मेच्योरिटी कौन है, हेक्साइल एसीटेट। हेक्साइल एसीटेट जो है वो पिकलिंग मेच्योरिटी का काम करता है। क्लियर है। इसमें यस भी सर। ब्राउनिंग होती है, यानी कि भूरा काट के रख दोगे तो ये भी भूरा पड़ जाता है। उसमें पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज के कारण था, यहाँ पे पॉलीफिनोलेज का कारण होता है। अगर नहीं भी याद होगा तो आंख बंद करके पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज को याद रखना, PPO कहते हैं शॉर्टकट में। इसी के कारण जनरली ब्राउनिंग हर जगह होती है। ये फिनोलिक कंपाउंड को पकड़ के उसका ऑक्सीडेशन करा देता है, जिससे कि ब्राउनिंग होती है। ये प्रोसेस कई बार पढ़ चुके हैं। पहले जब टोबैको का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था यूरोप में, टोबैको जो है चाइना और एशिया में तो चल ही आ रहा है, लेकिन पुराने जमाने में जब यूरोप में टोबैको नहीं पहुंचा था ना, बीड़ी पत्ती, तो ना यूरोप के लोग जो है इसी का उपयोग, इसके पत्ती का उपयोग करके स्मोकिंग करते थे, ठीक है। तो उसको बस एक ऐसे ही याद रखना है इन जनरल, ठीक है। और इसमें लेंटिसेल्स पाए जाते हैं, वो चीज क्लियर है, लेंटिसेल्स पाए जाते हैं। क्या उपयोग है लेंटिसेल्स का, गैसेस Gas एक्सचेंज। exchange between tissue and atmosphere. हाँ, बिटवीन टिश्यू एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इतनी चीजें आप सभी लोगों को क्लियर है। यस सर। ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं एप्पल के स्पीसीज में, तो सॉरी पियर के स्पीसीज में। पियर में बहुत सारे स्पीसीज हैं, ठीक है। तो स्पीसीज ऑफ पियर में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला स्पीसीज आता है पायरस कम्युनिस, ठीक है। सबसे पहला स्पीसीज क्या है आपका, पायरस कम्युनिस।
पायरस कम्युनिस को हम लोग क्या कहते हैं? यूरोपियन पियर कहते हैं। थोड़ा फास्ट लिखिएगा ताकि आप लोग की चीजें जल्दी कवर हो, बाकी आप लोग बाद में भी लिख सकते हैं। पायरस कम्युनिस। ऐसे ही दूसरा एक आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पायरस पायरीफोलिया। कुछ इंपॉर्टेंट जो स्पीसीज है उसके बारे में मैं दिखा दे रहा हूँ, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में तो हम लोग अभी डिस्कशन भी करेंगे। पायरस पायरीफोलिया को और क्या कहते हैं? इसे हम एशियन पियर भी कहते हैं। इसी एशियन पियर को और किस नाम से जाना जाता है बताइए? ओरिएंटल पियर। ओरिएंटल पियर लिखिए। इसे हम लोग जो है ओरिएंटल पियर के नाम से भी जानते हैं। ओरिएंटल कंपनी का पंखा आता है ना, वही ओरिएंटल है, तो स्पेलिंग वहां से आप लिख सकते हैं। एशियन पियर, ओरिएंटल पियर, ठीक है, इस नाम से भी इसे जाना जाता है, या फिर जैपनीज पियर, इन सभी नामों से इसे जाना जाता है। इसके अलावा और अगर हम लोग देखें तो एक पियर आती है जिसे हम लोग कहते हैं पायरस कोहिनी, जो एकदम इंपॉर्टेंट है, मैं वही लिखा रहा हूँ। हो सकता है आपको बुक में और भी वेराइटी स्पीसीज दिए हों, मेरे पास भी और भी स्पीसीज अवेलेबल है, बट उसको लिखाने का सेंस नहीं है। तो पायरस कोहिनी। अब देखो ये जितने भी पियर हैं, पियर अपने आप में कौन सा क्रॉप है? टेम्परेट है, ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है? टेम्परेट। टेम्परेट है। तो ये एवरग्रीन होगा कि डेसिडिवस होगा? डेसिडियस। पियर के जितने भी स्पीसीज हैं अपने आप में डेसिडिवस हैं, पर पायरस कोहिनी जो है यह एवरग्रीन पियर है, इसमें डेसिडिवस नेचर नहीं पाया जाता। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चाइना और ताइवान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? चाइना और ताइवान में पाया जाता है। यह अपने आप में एक एवरग्रीन पियर है, याद रखेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। चौथा, आप लोगों ने एक और नाम सुना, पायरस निवालिस। क्या बोलते हैं इसे? पायरस निवालिस को गिफ्ट ऑफ गॉड। नहीं नहीं, गिफ्ट ऑफ गॉड पियर को कहते हैं, ठीक है। ओवरऑल पियर को ही गिफ्ट ऑफ गॉड कहते हैं, उसको ओके पियर ओके का ओके लोगो सर। बोलते हैं, ठीक है। स्नो पियर पायरस निवेलिस को कहते हैं, और इससे एक एल्कोहलिक बेवरेज बनाते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पेरी कहते हैं, याद रखना। और एक और आता है आपका पांचवा स्पीसीज जिसे कहते हैं पायरस पशिया। अब देखो ये सारे स्पीसीज आपको अल्टीमेटली याद करने ही पड़ेंगे। पायरस पशिया, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अफगान पियर भी कहते हैं, या फिर महाल भी कहते हैं, या इसी को कैंथ भी कहते हैं। तो महाल कह लो, कैंथ कह लो, अफगान पियर कह लो, पायरस पशिया को ही कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। ये एज एन रूट स्टॉक यूज होता है, याद रखना। अभी डिस्क्रिप्शन लिखाऊंगा पर आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। या शायरा भी कहते हैं, तो शायरा कह लो, कैंथ कह लो, महान कह लो, अफगान पियर कह लो, एक ही चीज है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके। फिर नेक्स्ट आता है आपका एक और दो और याद रखना, पायरस उसुरेंसिस। ये जो उसुरेंसिस का अगर कॉमन नेम आप याद कर लिए तो आपको कैरेक्टर भी याद हो जाएगा। इसे कहते हैं साइबेरियन पियर। साइबेरिया कौन से देश में पाया जाता है? कौन से देश में मौजूद है? रशिया सर। रशिया। रशिया कैसा जगह है? गर्म की ठंडा? ठंडा। ठंडा सर। तो ऑब्वियसली इस पौधे के अंदर क्या खासियत होगी? कोल्ड हार्टी। कोल्ड हार्ट। कोल्ड हार्डी। कोल्ड हार्डी या विंटर हार्डी कह सकता हूँ। तो इसमें विंटर हार्डी या कोल्ड हार्डी नेचर पाया जाता है, ठीक है। ये याद रखेंगे, पायरस उसुरेंसिस साइबेरियन पियर। इससे क्या हो गया आपको? ये जो है कोल्ड हार्डी या विंटर हार्डी रूट स्टॉक के रूप में उपयोग होता है। तो रूट स्टॉक याद हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक और अगर याद कर पाओ तो पायरस सेलिसीफोलिया, ठीक है। इसे विलो लीफ पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? विलो लीफ पियर। ये जो विलो लीफ पियर है, इसकी खासियत क्या है? ये पाउडरी मिल्ड्यू के लिए भी टॉलरेंट है, ड्रॉट के लिए भी टॉलरेंट है, और हाई टेम्परेचर भी झेल सकता है। ये तीनों ही चीजों को झेलने की खासियत है इसके अंदर। यहाँ तक की चीजें समझ में आई सभी लोगों को? यस। ओके। तो इतने स्पीसीज हैं, इसमें आप एटलीस्ट उसुरेंसिस को याद कर लेना, क्योंकि कोल्ड हार्डी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नो पियर को तो याद करना है, पायरस पशिया तो इसको करना ही पड़ेगा। ये चार स्पीसीज आपको एटलीस्ट याद करने, 4 से 5 स्पीसीज,
ठीक है, ये आप सेलिसीफोलिया को छोड़ सकते हो, लेकिन बाकी आपको सारे याद करने पड़ेंगे, सारे इंपॉर्टेंट है। ये दो तो क्रॉप ही है, इसको तो पढ़ना ही है। एवरग्रीन एकमात्र यही है पूरे टेम्परेट में जिसको तो याद रखना ही है। इससे पेरी बनता है जिसको याद करना पड़ेगा, ये और ये दो इंपॉर्टेंट फूड स्टॉक है। सो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? यस सर। यस सर। सर अब हम लोग एक मिनट, एक सर मिनट, हाँ एक मिनट, एक मिनट। हाँ सर, गुड इवनिंग। नहीं सर, ये CTBHU वाली बैच है। हाँ, इसी में वो हॉटी वाले भी रहेंगे सर, वो लोग भी नॉर्मल ही क्लास कर लेंगे, क्योंकि फिर अलग से क्लास अरेंज कर। नहीं 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 सर, ये नॉर्मल CET वाले हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी चाहें पढ़ा सकते हैं CET के हिसाब से। हाँ ठीक है सर। नहीं नहीं नहीं, ये CET BHU RU RHU चारों हैं, और हॉटी JRF वाले भी कुछ बच्चे जो जो इंटरेस्ट, वो सर क्लास में ही पता चल पाएगा, मैं भी उस बैच में क्लास लिया नहीं हूँ अभी तक। हाँ नहीं, आप एक इंट्रो इंट्रो ले लीजिए अपने अकॉर्डिंग। मैं आपको ना सर ये क्लास ले रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको फोन करके बताता हूँ। हाँ ठीक है। तो हाँ, कुछ पूछ रहे थे, बताइए। सर पायरस सेरोटिना को शायरा कहते पैरा, हैं। हाँ एक पैरासेरोटिना भी है, मैं उसको एक्चुअली नोट नहीं करा रहा था इसीलिए शायरा को, फिर मैंने सोचा लास्ट में करा देता हूँ। उसका डिस्क्रिप्शन मेरे को बुक में नहीं मिल पाया था, इसलिए मैं उसको, कुछ बुक में पायरस पशिया को भी शायरा बोला गया है, जैसे कि ये जो नोट्स में आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ये अकॉर्डिंग टू टीके बोस बना है, उसमें शायरा इसी को बोला गया है। और कहीं कहीं पे जैसे कि कॉम्पिटिटिव बुक ग्लोस्टस में जहां तक सेरोटिना दिया हुआ है अलग से, सर हैंडबुक आपने में भी सेरोटिना दिया है शायरा को। हैंडबुक में दिया हुआ है क्या? हाँ तो उसको एक बार करेक्ट कर लो, क्योंकि वही रेफरेंस आपको लास्ट में डालना है। पैरासेरोटिना दिया हुआ है अलग से। एक मिनट, मैं रूट स्टॉक के सेक्शन में चेक कर लेता हूँ, जहां तक अगर होगा तो मेंशन्ड होगा। ठीक है, आप लोग पैरासेरोटिना को शायरा कर लीजिए। ठीक है, मैं लिख देता हूँ पैरासेरोटिना, ये शायरा है, क्योंकि जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तो हम लोगों ने भी शायरा और महाल अलग अलग पढ़ा था। ये लिख लीजिए SEROTINA। ठीक है, यहां तक हो गया? यस सर। ठीक। अब हम लोग इसके स्पीसीज की कुछ डिस्क्रिप्शन देखते हैं, जैसे कि पायरस कम्युनिस। पायरस कम्युनिस जो स्पीसीज है, ये आपका क्या है? सबसे पहली बात तो ये आपका क्या हो गया? यूरोपियन पियर है। यूरोपियन पियर आप लोग पूरा लिखेंगे। ठीक है, इसके जो फ्रूट होते हैं वो कौन से शेप के होते हैं? तो पायरीफॉर्म शेप के होते हैं। ये चीज ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, इसका जो पल्प होता है वो क्या होता है? ग्रिटी नेचर का होता है। ठीक है, और इसमें व्हाइट फ्लावर पाए जाते हैं। व्हाइट फ्लावर पाए जाते हैं, इतना आपको याद रखना है। और ये मेल्टिंग एंड बटरी टेक्सचर के होते हैं। बटरी टेक्सचर के होते हैं फ्रूट जो है। बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, बटरी टेक्सचर के होते हैं, इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? इसे यूरोपियन पियर या फिर कॉमन पियर या फिर सॉफ्ट पियर के नाम से जाना जाता है। वहीं पे दूसरा स्पीसीज आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पायरस पायरीफोलिया। ये जो पायरस पायरीफोलिया है, इसे हम लोग जो है जापानीज पियर या ओरिएंटल पियर या फिर हार्ड पियर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें भी फ्लावर जो है क्या होते हैं? व्हाइट कलर के होते हैं। फ्रूट जो है राउंड शेप के होते हैं, राउंड शेप फ्रूट होते हैं। ठीक है, इसमें लेकिन बहुत ज्यादा खुशबू नहीं होती है, लैक अरोमा, खुशबू नहीं होती है, याद रखेंगे। ठीक है, और इसका जो पल्प होता है वो क्रिस्पी होता है, क्रिस्पी एंड क्रिस्पी होता है, बस इतना ही याद रखें। ठीक है, तो ये जनरल डिस्क्रिप्शन है, आपको बस पढ़ना है एक बार, और कुछ नहीं है। क्लियर है यहां तक? यस। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लास्ट, पैरास पशिया।
इसे हम लोग क्या कहते हैं, महाल या फिर कैंथ। इसका जो फ्रूट होता है ना, वो जो है आपका एडिबल नहीं होता है। क्या होता है, इन एडिबल फ्रूट होते हैं। इसके फ्रूट जो है एडिबल नहीं होते हैं, पर फिर भी हम इसको पढ़ रहे हैं। इनएडिबल या इनएडिबल नहीं बोलेंगे, अनएक्सेप्टेबल है। मतलब लोग उतना इसको खाना प्रीफर नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि हाई टेनिन कंटेंट है। और अगर मान के चलो टेनिन बहुत ज्यादा मात्रा में है, मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा बताओ। एस्ट्रिंजेंट होगा। एस्ट्रिंजेंसी, जनरली आप लोगों ने देखा है ना कि एस्ट्रिंजेंसी के कारण, एस्ट्रिंजेंसी के दो ही कारण होते हैं, फिनॉल या फिर टेनिन। टेनिन, है ना। टैनिन्स। तो वही चीज यहाँ पे आती है। ओके, सो उस कारण से इसको जनरली लोग खाते नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो आपके जो कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जिसके कारण इसको एज एन रूट स्टॉक यूज किया जाता है। तो इसको हम लोग जो है हार्डी नेचर होने के कारण रूट स्टॉक के रूप में उपयोग करते हैं। यहाँ तक का चीज क्लियर है। यस। ओके, आज मैं आप लोगों का ये जितना भी स्पीसीज वाला सेक्शन है वो कंप्लीट कर देता हूँ। तो कल क्या है ना, फिर ये क्योंकि ये सारी चीजें रटने वाली है, फिर कल हम लोग जो है आगे इसकी जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो एक लास्ट सेक्शन और कवर करते हैं इसमें, रूट स्टॉक का। ठीक है, कि पियर के लिए रूट स्टॉक क्या क्या उपयोग करते हैं। स्पीसीज क्लियर है आप लोगों को? यस। यस सर। ठीक, अगर हम लोग इसकी रूट स्टॉक की बात करें तो इसमें जो रूट स्टॉक है, सबसे पहले जो सबसे कॉमन रूट स्टॉक है वो लिखिए। इसमें जो क्लोनल रूट स्टॉक है, क्लोनल रूट स्टॉक के रूप में हम उपयोग करते हैं क्वींस ए, क्वींस बी, क्वींस सी और एक क्वींस डी भी होता है। ठीक है, और जहां तक ई तक आया हुआ है, बट डी आप लोग याद रखें। 4 रूट स्टॉक को एज एन हम लोग क्लोनल रूट स्टॉक यूज करते हैं। क्वींस ए जो है ये स्टैंडर्ड रूट स्टॉक है। मतलब क्या है, विग्रस रूट स्टॉक है एक्चुअली ये। ठीक है, जो सबसे ज्यादा उपयोग होता है ना, मोस्ट वाइडली यूज्ड रूट स्टॉक, अगर ऐसा पूछता है तो आप क्वींस ए को टिक करोगे। क्वींस बी जो है क्या है, सेमी ड्वार्फ रूट स्टॉक है। वहीं पे क्वींस सी जो है क्या है, ड्वार्फ रूट स्टॉक है। और डी का कैरेक्टर मैं आप लोग को बताऊंगा, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है ये। ठीक है, तो क्वींस में आपके ये 4 रूट स्टॉक है। क्वींस यानी कि इसका बॉटनिकल नेम क्या है, साइनोडिया ऑब्लोंगा। अभी क्वींस भी पढ़ोगे, नेक्स्ट तो आप क्वींस ही पढ़ना है आपको। साइनोडिया ऑब्लोंगा जो है वो इसका बॉटनिकल नेम है। और ये जो है अपने आप में एक मोनोटाइपिक जीनस है। क्योंकि ये दोनों ही एक ही फैमिली में आते हैं, सब फैमिली में आते हैं, इनके बीच में कंपेटिबिलिटी अच्छी है, तो इसे एज एन रूट स्टॉक यूज करते हैं। और टेम्परेट क्रॉप में आपको ये देखने को मिलेगा कि पोमोइडी क्रॉप फैमिली के अंदर जितने क्रॉप आते हैं उसको एक दूसरे के लिए रूट स्टॉक के रूप में यूज करते हैं। प्रोनोइडी में जितने आते हैं उसको एक दूसरे के लिए। आप देखोगे कि एप्रिकॉट में आपको पीच भी रूट स्टॉक मिलेगा, आलमंड भी रूट स्टॉक मिलेगा। देखते हो जनरली ये चीज। यस सर। तो ये कंपेटिबिलिटी बैठती है। ठीक है, तो रूट स्टॉक के रूप में सबसे ज्यादा क्वींस यूज होता है। दूसरा, एज एन इंटर स्टॉक, आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि एप्पल में जो वैरायटी आती है आपकी, क्या नाम है, बार्टलेट वैरायटी जो है, बार्टलेट वैरायटी हो गया या बोस वैरायटी हो गया या विंटर नेलिस, ये 3 वैरायटी है। इन तीनों वैरायटी को जब हम लोग क्वींस रूट स्टॉक के ऊपर डालते हैं, इन तीनों वैरायटी को एज एन सियोन यूज करते हैं, और क्वींस को जब एज एन रूट स्टॉक यूज करते हैं, तो इनके बीच में क्या आ जाती है, इनकम्पेटिबिलिटी आती है। ठीक है, इनकम्पेटिबिलिटी आने के कारण क्या होता है, पौधा उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो इनके इनकम्पेटिबिलिटी को दूर करने के लिए बीच में हम एक टुकड़े का यूज करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटर स्टॉक कहते हैं। आप सभी लोगों को ये चीज पता है। ठीक है, न्यू बैच वाले अभी पढ़ेंगे, ओल्ड बैच वाले इंटर स्टॉक पढ़ चुके हैं। तो इंटर स्टॉक क्या होता है, जब 2 रूट स्टॉक और सियोन के बीच में कंपेटिबिलिटी ना बैठे तो हम एक ऐसा तीसरा वुड लेके आते हैं जो रूट स्टॉक के साथ भी कंपेटिबल हो, सियोन के साथ भी हो। तो क्या होता है, ये जो है वहां पास कंपेटिबिलिटी बिठा देता है। तो एज एन इंटर स्टॉक हम लोग 2 वैरायटी का यूज करते हैं, जिसे कहते हैं बियोर हार्डी। हाँ, और दूसरा क्या है, ओल्ड होम। तो याद रखेंगे, ओल्ड होम और बियोर हार्डी को इंटर स्टॉक के रूप में यूज करते हैं। किसके लिए, बार्टलेट बोस और विंटर नेलिस को क्वींस में अटैच करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को? यस सर। ठीक,
अब देखो, ये तो इंटर स्टॉक हो गया और वो क्लोनल रूट स्टॉक हो गया। इसके अलावा अच्छा, ये जो आपका क्वींस है, इसको हम लोग रूट स्टॉक के रूप में तो यूज करते हैं ड्वार्फिंग। इसके अलावा ये क्वींस के जो और क्या कैरेक्टर है क्वींस को रूट स्टॉक के रूप में यूज करने का, क्वींस को हम एज एन रूट स्टॉक यूज करते हैं ना, साइनोडिया ऑब्लोंगा। इसका और क्या कारण है कि भैया इसमें एक तो सबसे पहली बात क्या कैरेक्टर है, ड्वार्फिंग कैरेक्टर है। दूसरा, रेजिस्टेंट टू वूली एप्पल एफिड। तीसरा, रेजिस्टेंट टू नीमाटोड। ये 3 कैरेक्टर हैं इसके अंदर में, ठीक है। पर याद रखेंगे ये ससेप्टिबल टू कोल्ड भी है, ससेप्टिबल टू कोल्ड और फायर ब्लाइट। फायर ब्लाइट और कोल्ड को नहीं झेल पाता, याद रहेगा। यस सर। ओके, इसके सर अलावा भी, हाँ बोलिए। सर वो ऊपर वाला इंटर स्टॉक का एक बार फिर से बताएंगे। इंटर स्टॉक मतलब क्या होता है, मान के चलो 2 दोस्त हैं, ठीक है। ये पहले दोस्त का दूसरे दोस्त से नहीं बनता, तो आप क्या करोगे, एक तीसरा बंदा खोजोगे। आपका काम तभी बनेगा जब ये दोनों मिलके काम करेंगे, लेकिन ये दोनों का एक दूसरे से पटता नहीं। तो आप क्या करोगे, एक ऐसा बंदा खोजोगे जिसका इससे भी पटता है इससे भी पटता है। तो ये क्या करेगा, पहले एक के पास जाएगा और बोलेगा कि भाई चलो साथ में मिलके काम करते हैं, वो तो तेरे बारे में अच्छा अच्छा बोलता है, ऐसा करके पहले इसको मनाएगा। फिर जब ये मान जाएगा तो उसके बाद इसको जाके मनाएगा, और ये इन तीनों दोनों के बीच में रह के काम को कंप्लीट कराएगा। ऐसा ही होता है। वैसे ही क्या हुआ, मान के चलो ये एक सियॉन है और ये एक रूट स्टॉक है, दोनों का एक दूसरे में नहीं बनता। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा टुकड़ा लाएंगे, एक दूसरे वैरायटी का सियॉन लेके आएंगे, जो कि क्या करेंगे, पहले हम लोग रूट स्टॉक में ले जाके जोड़ देंगे। जब इन दोनों के बीच में कनेक्शन बन जाएगा तो ये सियॉन को भी लाके इसी में जोड़ देंगे। इसका इससे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, तब इन लोगों के बीच में प्रॉब्लम आएगा। बट बीच में अगर हम लोग एक ऐसा टुकड़ा रखें जिसका सियॉन के साथ भी जमता है, रूट स्टॉक के साथ भी जमता है, तो वहां पे कनेक्शन बनने का चांस रहेगा कि नहीं रहेगा, हाँ रहेगा। है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इंटर स्टॉक कहते हैं। तो क्या हुआ कि आपका जो ये वैरायटी है, बार्टलेट हो गया, बोस हो गया, विंटरनेलिस हो गया, तीनों में से कोई भी वैरायटी को अगर आप क्वींस के ऊपर लगाओगे तो उनके बीच में कंपेटिबिलिटी नहीं बैठता। तो हम क्या करते हैं, बियोर हार्डी या ओल्ड होम वैरायटी को लेके आते हैं, पहले उसको रूट स्टॉक में डालते हैं पहले साल, ठीक है। फिर वो रूट स्टॉक से जुड़ता है, फिर अगले साल बार्टलेट या बोस को उसमें लाके चिपका देते हैं। तो हमको एक ऐसा पौधा मिल गया जिसमें क्वींस भी है बार्टलेट भी है, बस जोड़ने के लिए बीच में क्या लगा, एक इंटर स्टॉक, बियोर हार्डी या ओल्ड होम। वही बताना चाह रहा, क्लियर है। ठीक, अभी इंटर स्टॉक का कॉन्सेप्ट आएगा न्यू बैच वाले में वीडियो में, तो वहां पे एक बार देखना, पूरा इंटर स्टॉक समझ में आएगा, ठीक है। अभी और आएगा, इसमें भी प्रोपगेशन में बताऊंगा। ठीक, इसके अलावा आप लोग जो है इसमें एक आता है OH इंटू एफ सीरीज। क्या, OH इंटू एफ सीरीज का रूट स्टॉक। याद रखेंगे, OH मतलब होता है ओल्ड होम और F मतलब होता है फार्मिंग डेल। तो OH इंटू ओल्ड होम इंटू फार्मिंग डेल हाइब्रिड करके एक सीरीज आता है, ठीक है। इन दोनों का हाइब्रिड बनाते हैं। इनकी खासियत क्या है, ये कोल्ड हार्डी होते हैं। तो OH इंटू एफ सीरीज किसका है, या OH इंटू एफ ये किसका रूट स्टॉक है, अगर ऐसा पूछे तो भाई बताते बनना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले याद रखना, OH इंटू एफ सीरीज की खासियत क्या है, ये कोल्ड हार्डी होते हैं। इस सीरीज में बहुत सारे रूट स्टॉक है, लेकिन इसमें OH इंटू F51 बहुत ज्यादा फेमस है। ये ड्वार्फिंग नेचर है प्लस कोल्ड हार्डी, ठीक है। इसके अलावा भी और भी रूट स्टॉक पाए जाते हैं, जैसे कि OH इंटू 200 F217, ये सेमी विग्रस है। वैसे ही OH इंटू F18, ये विग्रस है। आप सबको याद नहीं रखना है, लेकिन इसको जरूर याद रखना। और OH इंटू एफ आया मतलब समझ जाना ओल्ड होम इंटू फार्मिंग डेल है, मतलब पीयर की बात हो रही है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। यस सर। यस सर लास्ट क्या है? क्या बोले, सर लास्ट में क्या? कौन सा सर लास्ट में लास्ट में F18 विग्रस, OH इंटू F18 विग्रस नेचर के हैं। ओके सर। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ तक सभी लोग। यस सर। अच्छा, एक और चीज कल याद दिलाइएगा मुझे
आप लोगों को समर पियर और विंटर पियर भी बताना है। कुछ क्वेश्चन समर पियर एंड विंटर पियर के नाम से भी पूछा गया था, तो वो क्या होता है वो भी मैं आप लोग को एक बार इन्फॉर्म कर दिए रहूंगा, ठीक है। ओके, और इसके अलावा अगर हम लोग रूट स्टॉक को देखें तो आपका एक रूट स्टॉक आता है जिसे कहते हैं बीपी, ठीक है। ये साउथ अफ्रीका में यूज होता है। साउथ अफ्रीका में बीपी सीरीज का रूट स्टॉक होता है। बीपी यानी कि क्या हुआ, बार्टलेट इनटू पेखम्स ट्रियम्फ। तो बीपी सीरीज भी डेवलप हुआ है, ठीक है। इसमें BP1, BP2, BP3 ऐसे करके है। ये ड्वार्फ BP1 ड्वार्फ है, ये सेमी ड्वार्फ है और ये स्टैंडर्ड है। आपको याद नहीं रखना है, बस आपको याद रखना है बीपी सीरीज अगर कहीं गलती से पूछ दिया तो आपको एक आइडिया होना चाहिए, बस। क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है। इसके अलावा आपने जो जो स्पीसीज पढ़ा, जैसे कि पैरस सेरोटीना, क्या कहते हैं, शायरा कहते हैं, एज एन रूट स्टॉक यूज होता है। पैरस पशिया क्या कहते हैं, महाल या केंथ कहते हैं, ये एज एन रूट स्टॉक यूज होता है। वैसे ही पायरस उसुरेंसिस पढ़े थे, याद है? यस सर। विंटर हार्डी एज एन रूट स्टॉक यूज होता है। साइबेरियन पियर, आप लोग नाम भी लिखना ना साइड में पूरा, साइबेरियन पियर विंटर हार्डी के लिए यूज होता है, ठीक है। यहां तक हुआ? यस सर। ओके, ऐसे ही एक रूट स्टॉक है पायरस बिटुली फोलिया। ये जो है वूली एप्पल एफिड के लिए रेजिस्टेंट है, वूली एप्पल एफिड, ठीक है। तो इतने रूट स्टॉक हैं। अच्छा, और उसके अलावा वूली एप्पल एफिड के अलावा इसमें क्या आता है, एक एल्केलाइन सॉइल का नाम सुनिए। एल्केलाइन सॉइल के लिए भी ये रेजिस्टेंट है। अब आप लोगों ने एक सीरीज का नाम सुना होगा, ओरेगॉन सीरीज, पढ़े हो? यस सर। ये जो ओरेगॉन सीरीज है, ये पायरस बिटुलिफोलिया जो स्पीसीज है इसी के अंतर्गत आते हैं। इसी के जो रूट स्टॉक होते हैं ना, उसी को हमने ओरेगॉन सीरीज के नाम दिया है। तो ओरेगॉन में आपको ओरेगॉन 260, 261, 264 ऐसे करके रूट स्टॉक मिलेगा, याद रखेंगे। ये ओरेगॉन सीरीज की खासियत क्या है, ये पाउडरी मिल्ड्यू के लिए भी रेजिस्टेंट होते हैं, ड्राउट के लिए भी रेजिस्टेंट होते हैं, नीमाटोड के लिए भी रेजिस्टेंट होते हैं। तो याद रखेंगे, नीमाटोड रेजिस्टेंस, ड्राउट रेजिस्टेंस, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। आपको आई डोंट थिंक कि आपको कैरेक्टर जो है रूट स्टॉक के नंबर के हिसाब से पूछेगा, बट हाँ ये जरूर पूछेगा कि ओरेगॉन सीरीज कौन से क्रॉप में आता है। तो ओरेगॉन सीरीज पीयर में आता है, याद रखना। जब आप लोग को मैं रूट स्टॉक पढ़ाया था तभी भी बोला था कि टेम्परेट क्रॉप में रूट स्टॉक बहुत मायने रखता है। और सीरीज का क्वेश्चन आता है कि जेनेवा सीरीज किसमें है, इमला सीरीज, एम सीरीज, एमएम सीरीज, ओरेगॉन सीरीज, अभी आगे जाओगे जिसेला सीरीज है ना, पी सीरीज, बहुत सारे सीरीज आएंगे। तो ये ओरेगॉन सीरीज पीयर का है, ये आपको याद रखना है। इतना हो जाएगा, ठीक है। एक लास्ट बस और लिख लीजिए, लीपेज बी, ये इटली में बहुत फेमस है रूट स्टॉक, ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है, इटली में यूज होता है, ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है। तो आपको लीपेज भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओरेगॉन सीरीज अति इंपॉर्टेंट है, ये स्पीसीज तो आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा, तो टेंशन नहीं है, ठीक है। OH इंटू एफ याद कर लेना भाई, बस सीरीज का नाम याद रख लेना, करेक्टर याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फिर क्वींस, वो तो आपको याद रखना ही है। तो इतने रूट स्टॉक आपको एटलीस्ट याद रखने हैं। इंटर स्टॉक को भी रख लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ तक का चीज क्लियर है सभी लोगों को? यस। ओके, यस सर। तो आज की क्लास अपन यहीं पे फिनिश करते हैं। इससे ज्यादा में फिर क्या है, बहुत ज्यादा रटने का हो जाएगा। कल हम लोग इसके क्लाइमेट एंड सॉइल को समझेंगे कल के क्लास में, ठीक है। क्लाइमेट एंड सॉइल, प्रोपगेशन, प्लांटिंग, और ये सारी चीजें वही होगी जो एप्पल में पढ़े हो। तो कोशिश करना एप्पल पढ़ के आना, क्योंकि आप फास्ट ट्रैक में चलेगा। अब हर एक चीज को अगर मैं रिवाइज कराने बैठूंगा ना, तो फिर हो गया आप लोग का टेम्पलेट क्रॉप। तो ये इंटर स्टॉक क्या होता है, ये सब क्या होता है, इसके बेसिक सब आप लोग पढ़ के आएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसका प्लांटिंग, सॉइल एंड प्रोपगेशन, जो जो चीजें आप लोगों ने एप्पल में पढ़ा है वो पूरा पढ़ के आओ। सेम चीज रिपीट होगा, फ्लावरिंग पढ़ के आओ उसका, वैसा ही फ्लावरिंग इसका है। तो मैं आप लोग को थोड़ा फास्ट ट्रैक में पढ़ाऊंगा, तो 2 क्लास में खत्म होगा, अदरवाइज 3 क्लास लगेगा। कोशिश यही है 2 से 2.5 क्लास में खत्म हो जाए, ठीक है। पॉलिनेशन, थिनिंग ऑफ फ्रूट, डिसऑर्डर इसके भी हैं कुछ कुछ। तो डिसऑर्डर आप लोग पढ़ के आइए, मैं भी बताऊंगा जो जो है,
ठीक है, डिसऑर्डर हो गया, डिजीज है, इंसेक्ट है, और यूरोप इसकी वैरायटीज, और एक वार्म पियर और समर पियर विंटर पियर का डिफरेंस, वो सारी चीजें हम लोग कल कवर करेंगे, तो आप लोग पढ़ के आएंगे। ठीक है, यस सर। यस सर। यस सर। तो कोशिश यही है कि